हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और एनबीएस केबीएस यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट हूबहू 2021 के सोशल साइंस के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति दोस्तों 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपकी तैयारी में, आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। ऑप्शन में दिया है लोथल और कालीबंगा, बुर्जहोम और रंगपुर, रोपड़ और रंगपुर, कालीबंगा और सुरकोटदा। तो चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। पहले ऑप्शन में दिया है लोथल और कालीबंगा। तो लोथल दोस्तों गुजरात में है, यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य और मुहर और बांट मिला है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, कालीबंगा से मिट्टी के पात्र, चूड़ियाँ आदि मिली हैं। आगे दिया है बुर्जहोम और रंगपुर। तो बुर्जहोम और रंगपुर से दोस्तों गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर है। तीसरे ऑप्शन में दिया है रोपड़ और रंगपुर। तो रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, रोपड़ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी आदि मिली है। रंगपुर तो गर्तावास मिला ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा के साथ नहीं जुड़ा है। ऑप्शन में दिया है मोस्टेरियन, अस्चुलियन, गोंडोवान और ग्रोसियन। तो इनमें से दोस्तों मोस्टेरियन, अस्चुलियन और ओल्डोवान प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और वह है प्राचीन पत्थर के उपकरण की परंपरा। इनमें से दोस्तों ग्रोसियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा के साथ नहीं जुड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ग्रोसियन भारत के उपकरण परंपरा के साथ नहीं जुड़ा है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन में दिया है सिंधु घाटी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर और सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी। ऑप्शन में दिया है मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, आर.डी. बनर्जी और कनिंघम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया है यज्ञवाद से, देववाद से, भाग्यवाद से और ब्रह्म ज्ञान से। तो उपनिषद दोस्तों दर्शन पर आधारित है, यह ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। ऑप्शन में दिया है धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश का और दार्शनिक विवेचन। तो उपनिषद दोस्तों वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांत का संकलन है, यह दार्शनिक विषय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, दार्शनिक विवेचन। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है दार्शनिक विवेचन, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है। ऑप्शन में दिया है क्षत्रिय, शूद्र, द्विज और वैश्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैश्य। प्राचीन भारतीय समाज में गोपालन वैश्य का काम था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में,
ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के नवम मंडल में और ऋग्वेद के दसम मंडल में। तो चारों वर्णों का उल्लेख दोस्तों प्रथम बार हुआ है ऋग्वेद के दसम मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया है त्रिशला, महामाया, सुनंदा और गौतमी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन में दिया है महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगनी और महावीर की मौसी। तो दोस्तों कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों में निहित एक कथा के अनुसार महावीर की वास्तविक माता का नाम देवनंदा था, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा, महावीर की माता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन में दिया है चंदना, खेमा, सुजाता और त्रिशला। तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी दोस्तों चंदना। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन में दिया है कुमार देवी, दत्त देवी, कारुवाकी और हेलन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हेलन। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच दोस्तों 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हो जाती है। संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं, जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट स्वरूप दिए थे, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में दिया है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस और बौद्ध साहित्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि नीचे कुल का शब्द प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, इनमें से किसमें? ऑप्शन में दिया है वायु पुराण में, महावंश टीका में, दीपवंश में, अर्थशास्त्र में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महावंश टीका में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण महावंश टीका में मिलता है। महावंश में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य नामक क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुआ बताया गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महाबोधिवंश और दिव्यावदान से भी मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मौर्य वंश के विषय में विष्णु पुराण से भी सूचना मिलती है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया है मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी और प्रयाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था? ऑप्शन में दिया है यमुना, सरस्वती, गंगा और झेलम। 2021 में यह क्वेश्चन आया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। प्रभाकर वर्धन दोस्तों वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन प्रथम शासक था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन गुप्त शासक नहीं है? ऑप्शन में दिया है रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और देवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी देवगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था?
ऑप्शन में दिया है सतपुड़ा के वन में, पंचवटी में, विंध्य वन में या गंगा के मैदान में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विंध्य वन में। हर्षवर्धन दोस्तों थानेश्वर का शासक था। इसकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था। कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए बंगाल के शासक शशांक ने और मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राजश्री के ससुर और उसके पति को मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया था। लेकिन किसी तरह से राजश्री वहां से निकल गई और विंध्याचल के वन में पहुंच गई। हर्षवर्धन ने राजश्री को उस समय पाया जब वह आत्मदाह करने जा रही थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेन सांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? ऑप्शन में दिया है अतिश, दीपंकर, श्रीज्ञान, रक्षित और शीलभद्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शीलभद्र। चीनी यात्री ह्वेन सांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेन सांग नालंदा गया। उस समय शीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। शीलभद्र ने नालंदा में ह्वेन सांग का स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा और ऐबक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई थी, तो उसने उसकी मरम्मत करवाई थी। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश किया था? ऑप्शन में दिया है धंगदेव, विद्याधर, ननुक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर ने। महमूद गजनबी ने दोस्तों 1019-20 में चंदेलों पर आक्रमण किया था। उस समय चंदेलों का शासक था विद्याधर। विद्याधर ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाह तुर्कान कौन थी? ऑप्शन में दिया है बलबन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर, नासरुद्दीन महमूद की पत्नी और नुकरुद्दीन फिरोज की माता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रुकनुद्दीन फिरोज की माता। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दोस्तों अल्पाय में ही रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। उस समय इसकी माता शाह तुर्कान शासन की बागडोर संभालती थी। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों धर्म और दर्शन का ज्ञाता था। इसने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों से बातें की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में दिया है निजामुद्दीन हसन, अबुल हसन, जूना खां और फरीद खां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? ऑप्शन में दिया है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो और फिरदौसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दोस्तों अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं और विषयों का प्रयोग किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? ऑप्शन में दिया है बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी और बलबन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश का एक महान शासक था। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी विद्वानों का महान संरक्षक था। उसने खुद गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? इसमें दिया है शहना ए मंडी, बरीद ए मुनहिस, सराय ए अदल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मूल नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए शहना ए मंडी और बरीद ए मुनहिस की नियुक्ति की थी। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, ए और बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? ऑप्शन में दिया है पान, अफीम, नील और आम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफीम। सल्तनत काल में भारत में अफीम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था ने सम्राटों पर ट्रिब्यूनिशियन और प्रोकांस्यूलर शक्तियों को न्यौछावर किया? तो यह था दोस्तों सीनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है पूना, पटना, लखनऊ और हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की? ऑप्शन में दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने दोस्तों अकाल के समय में सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने को डैश 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 से जोड़ा? ऑप्शन में दिया है पहला पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। बाबर ने खुद को पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज बताता था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? ऑप्शन में दिया है शेर शाह सूरी, हुमायूं, अकबर और बाबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने दोस्तों इलाही प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। मुगल काल में दोस्तों सर्वाधिक चलने वाला सिक्का इलाही सिक्का होता था, जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। इसके अतिरिक्त सोने के अन्य सिक्के भी चलते थे, जिसकी कुल संख्या 26 थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, अकबर ने इलाही प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने किसे कबीर की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन में दिया है राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा बीरबल और अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजा बीरबल। अकबर ने दोस्तों राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते थे? तो मेहराब पाए जाते थे दोस्तों मुख्य द्वार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, मुख्य द्वार पर मेहराब पाए जाते थे स्मारक के। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? ऑप्शन में दिया है शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों राणा जय सिंह को राणा की उपाधि प्रदान की थी।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1187 में हानि पर जेरूसलम की सेना को निर्णायक रूप से हराया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सलादीन। तृतीय क्रूस युद्ध 1188 से 92 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इस दौरान सुल्तान सलाउद्दीन यानी कि सलादीन ने जेरूसलम के ईसाई राजा हंतिन को युद्ध में परास्त करके जेरूसलम पर अधिकार किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोमनो। 1917 में हुए रूसी क्रांति के दौरान दोस्तों रूस में रोमनो वंश को समाप्त कर दिया गया। इस समय जार निकोलस का शासन था। जार निकोलस के राजवंश ने लगभग 300 साल तक शासन किया था रूस में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन विक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉन हंस को। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? ऑप्शन में दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं थे। वे वहाँ के बाद में राष्ट्रपति बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नारीवादी विचारों का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में दिया है जे.एस. मिल, विलियम थॉमसन, बेट्टी फ्रीडन और जेम्स मिल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स मिल। जेम्स मिल दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जे.एस. मिल के फादर थे। वे नारीवाद के समर्थक नहीं थे, जबकि जे.एस. मिल कट्टर नारीवादी समर्थक था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन में दिया है वेतन विभाग, उद्यान विभाग, जल आपूर्ति विभाग और डाक विभाग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल आपूर्ति विभाग। अबदार खाना दोस्तों जल आपूर्ति विभाग था। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जल आपूर्ति विभाग यानी कि अबदार खाना विभाग की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो आप जानते ही हैं यह थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? इंसाफ की जंजीर यानी कि न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर लगवाया था दोस्तों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? ऑप्शन में दिया है पहला, असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों के द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। 1580-81 में दोस्तों अकबर से असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित कर दिया था। इस समय अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट यही था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? ऑप्शन में दिया है हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, हेनरी चतुर्थ और हेनरी पंचम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम के समय में दोस्तों इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, लेकिन 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। जेबी कृपलानी के पहले मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? ऑप्शन में दिया है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों गरम दल के नेता थे। इन्होंने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा डैश 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 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसी समय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कलकत्ता सत्र 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य होगा। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। वहीं पर पहली बार स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसको प्राप्त था? ऑप्शन में दिया है व्यक्तिगत कृषक को, जमींदार को, ग्राम समुदाय को या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ब्रिटिश काल में दोस्तों कृषि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत कृषकों को, जमींदारों को और ग्राम समुदाय सभी को प्राप्त था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला दिया है, उन्होंने एज ऑफ कंसेंट का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया। दूसरा है, उन्होंने बम्बई में श्रमिक वर्ग के साथ संपर्क विकसित करने का प्रयास किया। तीसरा है, उन्होंने शराब की दुकानों के सामूहिक धरनों में भाग लिया। तो इनमें से दोस्तों केवल पहली बात सही है, केवल पहला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य कवि था? ऑप्शन में दिया है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, जाफ़र जटली और वली दख्खनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाफ़र जटली। जाफ़र जटली दोस्तों व्यंग्य कवि थे और ये हास्य कविताएं लिखते थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन में दिया है नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में आरंभ हुआ था। वस्तुतः यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तार था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मैं राजनीति में आपका बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपर्युक्त कथन किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया है? तो यह किया था दोस्तों सोलोन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एथेंस दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। सोलोन ने एथेंस में कई सुधार किए थे। एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में इसने ही बांटा था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों 1618 से 1648 के बीच। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। 1618 से 1648 के बीच में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात रखी थी? ऑप्शन में दिया है बेगम एजाज रसूल, आर के चौधरी, रेणुका राय और हंसा मेहता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेणुका राय। संविधान सभा में दोस्तों कुल 15 महिलाएं थीं। इनमें से बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी। महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात रखी थी रेणुका राय ने। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुओमिन्तांग पार्टी का संगठक कौन था? तो कुओमिन्तांग पार्टी का संगठक था दोस्तों सन्यात सेन। सन्यात सेन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1917 को। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 6 अप्रैल 1917 को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था दोस्तों 1879 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।